नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी कैबिनेट ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। भव्य दिव्य महाकुंभ त्रिवेणी में कैबिनेट ने किया स्नान। महाकुंभ में दिखी अद्भुत छटा। महाकुंभ के बीच प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर। प्रयागराज में गंगा पर बनेगा पुल। अरेल में भी फ्लाईओवर को मंजूरी। ये मोदी 5 फरवरी को आएंगे महाकुंभ, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 10 को राष्ट्रपति मुर्मू आएंगी। 7 अफसरों की लेंगे मीटिंग। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का हमला। केजरीवाल बोले मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार। केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे। स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाए। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड के 16 लोकेशन पर एनआईए की रेड। सितंबर 2024 के चंडीगढ़ में हुए ब्लास्ट मामले में एक्शन। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर 27 नक्सलियों का एनकाउंटर। जवान बोले 1 करोड़ के इनामी संग छिपे हैं। 25 से ज्यादा माओवादी मार कर लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के परांडा रेलवे स्टेशन पर अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां एक अफवाह की वजह से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लगने की अफवाह फैल गई। इस अफवाह के बाद ट्रेन में लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई लोगों को रौंद दिया। यह घटना शाम करीब 5 बजे की है। ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद ट्रेन में सवार यात्री घबराए हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। यह ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी। ठीक उसी वक्त मनमाड़ से भुसावल जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक से गुजर रही थी। रेलवे के अधिकारी बचाव अभियान की निगरानी के लिए जलगांव के पचोरा शहर में परांदा रेलवे स्टेशन के पास घटना स्थल पर है। नासिक के डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेडाम के मुताबिक दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। महिलाओं के खाते में सीधा पैसा देकर चुनाव जीतने का जो सिलसिला मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, अब वो वादों की डोर पकड़कर दिल्ली तक पहुंच चुका है। हाल ही में दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के वादे की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की, जिसका मतदाताओं में खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। महिला वोट बैंक में बढ़त। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में लागू की गई महिला केंद्रीय योजनाओं का ही असर है कि बीजेपी सहित दूसरे प्रतिद्वंदी दल भी महिला योजनाओं पर फोकस करने को मजबूर हो गए। बता दें कि आप सरकार की महिला योजनाओं का दिल्ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बता दें कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली पानी और अन्य योजनाओं ने आम आदमी पार्टी को महिला वोटरों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। इन योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद की, जिससे वे राजनीतिक रूप से आपके समर्थन में अधिक सक्रिय हो गई। बता दें कि विश्लेषणों में यह देखा गया कि महिला वोटरों ने आपको मजबूत जनादेश देने में अहम भूमिका निभाई है। आपकी नीतियों से प्रतिद्वंदियों में खलबली। वहीं महिला योजनाओं ने आपको भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के मुकाबले एक विशिष्ट पहचान दी है। भाजपा और कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण पर फोकस को इन योजनाओं ने पीछे छोड़ दिया है, जिससे आपकी महिलाओं के बीच छवि मजबूत हो गई है। सामाजिक सशक्तिकरण और सार्वजनिक समर्थन। बता दें कि मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं ने कामकाजी महिलाओं, गृहिणियों और छात्रों को सशक्त किया, जिससे उनके परिवार में भी आपके प्रति सकारात्मक धारणा बनते नजर आ रही है। महिलाओं की सार्वजनिक जगहों पर बड़ी मौजूदगी ने दिल्ली में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा दिया। 2020 में आपको मिली थी भारी जीत। बता दें कि जनहितकारी योजनाओं के चलते ही 2020 में विधानसभा चुनाव में आपको भारी जीत मिली थी, जिसमें महिला योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महिला योजनाओं ने दिल्ली के पारंपरिक वोटिंग पैटर्न को बदला और आपको निम्न और मध्य वर्गीय महिलाओं का स्थानीय समर्थन दिलाया था। मंगोलपुरी की जनता में जब से आम आदमी पार्टी बनी है, मंगोलपुरी हो चाहे दिल्ली की कोई सी भी विधानसभा हो, सबके दिल में एक ही आदमी है, अरविंद केजरीवाल। 2 साल लगातार यहाँ पर जो है एक आपकी जो प्रत्याशी यहाँ पर राखी बिरलान जी जो पिछले विधायक रही हैं, क्या लगता है इस बार भी तीसरी बार जो है राखी चैटर्जी खड़े हुए आप प्रत्याशी?
क्या इस बार पिछली बार भी जो है आप यहाँ सीट निकालेंगे? बिल्कुल राकेश भाई को बिल्कुल सीट मिलेगी, मंगोलपुरी से भारी बहुमत से जीतेंगे वो मंगोलपुरी के अंदर। सारे लोग आरबी लोग में जितने हैं और सब यहाँ की दिल्ली की जनता जो है वो सब केजरीवाल को चुनेंगे और हमारा आने वाले चुनाव में ना झाड़ू पे मोड़ लगाएंगे सारे लोग। झाड़ू पर ही मोड़ क्यों लगेगी? जी, ऐसा क्योंकि केजरीवाल हमारी दिल्ली का शान है और उसने हम पब्लिक और आम जनता के लिए बहुत सुविधाएं करी हैं। पानी फ्री करा है, बिजली फ्री करी है, लोगों को सुविधाएं दी हैं, घर चलाने में थोड़ी सी सहूलियत मिली है। इसी वजह से बसें फ्री करी हैं, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। तो दिल्ली को जो है वो केजरीवाल जैसा ही भाई चाहिए, इसलिए हमें आम आदमी पार्टी ही चाहिए। महिला नेतृत्व और प्रतिनिधित्व। महिलाओं के प्रति आप सरकार की प्राथमिकता ने पार्टी की छवि को संवेदनशील और समावेशी बनाया है। पार्टी में महिला नेताओं को भी अधिक महत्व दिया गया, जिससे महिला नेतृत्व की भूमिका बढ़ी। उधर अन्य पार्टियां भी अब महिला योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिससे दिल्ली की राजनीति में महिला सशक्तिकरण प्राथमिक एजेंडा बन गया है। महिलाओं के लिए बनाई गई इन योजनाओं ने न केवल आपको चुनावी बढ़त दिलाई, बल्कि दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा भी दी है, जहां महिला सशक्तिकरण मुख्य एजेंडा बन चुका है। इन योजनाओं का व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव आपको लोकप्रियता को बनाए रखने में मदद करता रहता है। मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा, केंद्र में एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, सबने मिडिल क्लास को डराकर दबाकर रखा हुआ है। मिडिल क्लास के लिए ये कुछ नहीं करते। केजरीवाल ने कहा, जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तो सरकार टैक्स का हथियार चला देती है। बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। केजरीवाल ने कहा, आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए मांग करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मिडिल क्लास के लिए केंद्र सरकार से 7 मांगी रखी। केजरीवाल ने कहा, ये वे लोग हैं जो हमारे देश चलाते हैं। इनके क्या सपने होते हैं? अच्छी नौकरी या बिजनेस, अपना घर, अच्छी शिक्षा, परिवार स्वस्थ रहे। एक आम मिडिल क्लास आदमी इन सबके लिए दिन रात मेहनत करता है। अधिकतर सरकारें ना अच्छे स्कूल बना रही है, ना अस्पताल बना रही है और रोजगार सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसे इतना परेशान किया जा रहा हो। केजरीवाल बोले, अब दूध, पॉपकॉर्न और पूजा के सामान पर टैक्स है। घर लेना हो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स। गाड़ी खरीदनी हो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स। ही तो टैक्स देना पड़ता है, मरने के बाद भी देना पड़ता है। आज एक यंग मिडिल क्लास कपल, उसके लिए फैमिली प्लानिंग एक फाइनलियल डिसीजन बन गया है। परिवारिश अफोर्ड करने के बारे में सोचना पड़ता है। केजरीवाल का कहना है कि जब जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है तभी देश का निर्माण होता है। करोड़ों की सैलरी उठाने वाले, एसी कमरों में बैठने वाले हमारी योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। नेताओं से अब उन्हें फ्री बिजली सुविधाएं मिलती हैं तो उन्हें फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रेवाड़ी से है, जहां अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों में उत्साह और उल्लास दिखाई दिया। राम भक्तों के श्रद्धा पूर्वक हमने आराध्य का पूजन अर्चन राम भक्तों ने किया। साथ ही जगह जगह भंडारों का आयोजन भी कराया गया। भंडारा स्थलों पर लगातार श्रद्धालुओं सहित राहगीर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। शहर के ऐतिहासिक सुलहा राही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति का भंडारा सुबह हवन पूजन से शुरू हुआ। इस दौरान मंदिर समिति के सेवादार श्री राम भक्तों से देर शाम आयोजित सुंदरकांड में शामिल होने की अपील करते नजर आए। जय श्री राम सभी भक्तों को आज 22 जनवरी 2025 के श्री राम दरबार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया है। सुबह प्रातः 9 बजे हवन का कार्यक्रम और अब बाबा का राम दरबार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भंडारा का आयोजन किया गया है और ये भंडारा सभी भक्तों को सहयोग से किया गया है। जय श्री राम। आज हमारे राम दरबार के
प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया है। उस उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन हो रहा है। सुबह हवन हुआ 9 बजे, अब भंडारा और शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा आकर। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में बुधवार को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग अलग विकास परियोजनाएं एवं नीतिगत बदलावों के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया है। इसके बाद सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ प्रयागराज के संगम में स्नान भी किया। अब इस स्नान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। योगी मंत्रिमंडल का त्रिवेणी में स्नान, संगम में डुबकी, लोक कल्याण की कामना। अद्भुत भव्य महाकुंभ में योगी सरकार धर्म, संस्कृति और आस्था का दिया संदेश। महाकुंभ भारतीय संस्कृति की दिव्यता, महाकुंभ सनातन संस्कृति का वैश्विक संदेश। त्रिवेणी माधवन सोमम भारद्वाज च वासुकिमम वंदे छैवटम शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में पावन डुबकी लगाकर समूचे विश्व के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने संगम स्नान को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक बताते हुए कहा है कि यह स्नान आत्मिक शांति, धार्मिक समर्पण और समाज कल्याण का संदेश देता है। त्रिवेणी संगम का स्नान केवल व्यक्तिगत शुद्धि नहीं बल्कि समग्र लोक कल्याण का आवाहन है। महाकुंभ 2025 के इस दिव्य आयोजन में दुनिया भर से करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं। यह स्नान धर्म, संस्कृति और आस्था का संदेश देता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि लोक कल्याण और आत्म शुद्धि का पवित्र आवाहन भी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति की दिव्यता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। संगम स्नान से जनमानस को यह संदेश मिलता है कि धर्म और संस्कृति की शक्ति से जीवन में शुद्धता और समृद्धि लाई जा सकती है। त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थल है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि का केंद्र माना जाता है। शास्त्रों में संगम स्नान को सभी पापों से मुक्त करने और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने सबसे पहले अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मोटरबोट के माध्यम से संगम पहुंचकर विधिवत मंत्रोच्चार और हवन के साथ स्नान संपन्न किया। मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्रियों और बाकी स्वतंत्र प्रभाव वाले और राज्य मंत्रियों ने विधिवत संगम में स्नान और पूजन किया। यत्र गड्गा च यमुना सरस्वती च पुण्यदा स्नानेन तत्र तीर्थे मोक्ष स्यात् सुख माध्यमना। अर्थात जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है वहाँ स्नान करने से आत्मा को मोक्ष और शांति मिलती है। समस्त मंत्रिमंडल ने इसी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान कर पूरी दुनिया को संदेश दिया। यह न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक बना बल्कि जनमानस को आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करने का भी अवसर बना, जिससे लोक कल्याण और विश्व शांति का भी संदेश दिया। योगी सरकार में यह दूसरा अवसर है जब पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ संगम में स्नान किया। इससे पहले 2019 में भी तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित कुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक का भी आयोजन किया। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया। यह बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में आयोजित की गई, जहां 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए अरैल में बैठक करने का फैसला लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। महाकुंभ में बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें प्रयागराज हेता पट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल, संगम के पास अरेल में भी एक समानांतर पुल को मंजूरी दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी मिली है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज में कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन है। गंगा एक्सप्रेस का विस्तार मध्य प्रदेश की सीमा रीवा तक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी विस्तार रीवा तक किया जाएगा। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।